ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की आज 5वीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कंपटीशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे। जी, वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे? मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं 17 साल का था जी। मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो। जी जी जी। फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूँ। वाह। उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी। और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता। बिल्कुल। पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए। क्या बात है। तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी। ये कई लोगों को मालूम नहीं है जी। तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था जी। हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे। जी जी। तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की। जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे? बॉम्बे से। मुंबई से। हाँ जी। मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला। मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए। क्या बात है। वाह। और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बताऊं। अरे सुनो, बड़ा अच्छा बजा दो जरा मेरे पास। हाँ वो तो सूरदास थे। जी। तो हाँ बड़ा अच्छा बजाता है। हाँ कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा। जी जी। रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए। हाँ हाँ। 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम। जी जी। उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाए तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर हैं। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए। डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी वही लेके मैं पहुंच गया। और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है। और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए। जी जी। वो कुछ नहीं मेरे पास। मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे, किशोर दादा गा रहे थे। क्या बात है। ना जाने जब कैसे मिल जाते हैं जैसे, ये गाना। पहली नजर में
तुम मुझे भा गए पहल। ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने। जी। वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने, इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स। जी जी। और मेरे पास जो बैठ के तारशानाई बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू। इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर। जी जी। और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने मोटा है। जी जी जी। इतना पतला, आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है? अरे मैंने बोला मैं खाता हूँ। बंगाली में बोले खाबर खास ना तो की चोरी रे रही अवस्था। पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए। वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था, मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो। जी, तो मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में। अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए। 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था। ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गए और पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100 पीस ऑर्केस्ट्रा और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस, अपराइट बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं, वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं। बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था। जी जी। और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे, देख किसको लाया हूं। तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल। तब हरि जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं। जी जी। तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूं मैं। पंचम दा वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है? बांग्ला में बोले तू नोटेशन लिखते जानिस? আমি বললাম हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है? अरे। बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया, गले लगा लिए मुझे। क्या बात है। रतना ना 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 वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है। ये है जी। तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही हैं। जी। फिर उनके सिटिंग रूम मैरीलैंड, उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया पंचम दा ने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो। जी जी। वो पीस जो पहला पंचम दा ने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता है। जी। डंग 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 डंग, डंग 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 डंग। क्या बात। क्या बात है। मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी नहीं। और उसको मैंने
कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पीस है ये पंचम को सा करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मेरे सा से बजाऊंगा तो नहीं आएगा। जी जी। मेरे अंदर ना डर नहीं था। अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये शुरू से नहीं था। जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया। क्या बात है। पंचम दा मेरे पास आए, बोले तेरा सेट कहाँ है? बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले जाके खरीदो। तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूँ, उन बड़े लोगों को। रामचंद्र धोत्रे साहब थे, उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा। एक एक बांसुरी चुन चुन के जो सुरीला था मैंने उठाया। क्या बात है, वाह। और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया। और पंचमदा ने RDFC लिखते थे, RD बर्मन, FC माने फिल्म सेंटर। महीने का 25 डेट मुझे मिल गया, मुझे तो चांदी हो गई। वाह। अरे उस जमाने में महीने में 15-15 हजार रुपए में कमाने लगा। तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से, पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए, पैसे के पीछे लग गया है। मगर गलत साबित उनको मैंने किया। मेरी वाइफ भी जानती है, और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा। जी जी। जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था। तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं। रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है। जी। रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं। जी। एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ, गान सरस्वती। हाँ, गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं? तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है, वो सुनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको? तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो? प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस। बिल्कुल। रियाज एक अकेले में करने की चीज है। जब तक आप डूबेंगे नहीं, एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता। क्या बात है। तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए। जी। याद आ रही है, याद आ रही है। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।